dear students, welcome back to the channel. So let's discuss the solution of the first test series. जो पहला question था वो था by using depth capital in the capital structure of the company, the return to equity shareholders can be increased. Depth के आने से return जो मिलना है equity shareholders का वो बढ़ जाता है. वो करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसे कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज. सेकेंड क्वेश्चन वाज रीना यूज्ड अ मेडिसिन as per the instructions issued by a manufacturer. She, however, developed severe allergic rashes and she filed a case against the manufacturer for compensation. मतलब उसके साथ जो हुआ वो उसके लिए चाहती है कि उसे उस ग्रीवेंस का सॉल्यूशन मिले, कंपनसेशन मिले, जिसके लिए उसने जो राइट एक्सरसाइज की है वो है राइट टू सीक रिड्रेसल. The third question was name the standard or certification mark used for if we are talking about purity of gold तो वो होता है हॉलमार्क. लेकिन द सेकेंड पार्ट इज फूड प्रोडक्ट, जहां पे अगर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो इट वुड बी एग मार्क, बट ऑल्सो देर आर सर्टन प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स, वहां पे मार्क देखा जाता है FPO. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rohan, a lower level worker, was transferred to 4 departments in a span of 3 months. मतलब उसको एक जगह पे लंबे समय तक के लिए स्टेबल नहीं होने दिया था. So the principle they are violating is stability of tenure of personnel. Then name the type of the plan which encompasses various sub plans. ऐसा प्लान जिसके लिए वो सारे पार्ट्स कंबाइन होने पड़ते हैं, होने चाहिए, and that plan is program. What is that called? Program. Then comes the next. Name the principle of scientific management by F.W. Taylor which aims at equal division of work and responsibility between workers and management. तो दोनों के बीच में cooperation होना चाहिए. That means cooperation and individualism. The next question was Cadbury Limited has its registered office in Mumbai, manufacturing unit in Gujarat and marketing divisions at Delhi. मतलब अलग अलग टेरिटरीज में बिजनेस फैला हुआ है, तो ऑब्वियसली वो डिविजनल स्ट्रक्चर है और उसे कहते हैं टेरिटोरियल स्ट्रक्चर. क्यों हम इसे अडॉप्ट करते हैं? वी अडॉप्ट दिस सो दैट वी कैन इंश्योर कि जहां जहां पे जो जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, it ensures maximum use of specialized skills and capital equipment, and also it is easier to assess the profitability. Profitability को assess करना easy हो गया. The next question was authority can be delegated but accountability cannot. Do you agree? Give reasons. Do you agree? Yes, we agree, because this above mentioned statement is very much true and it is very much essential to be followed by every manager in the organization. Now why it is very much essential? सबसे पहली चीज, accountability is always limited to the range of duties. मतलब range of duties allotted to a subordinate. इसका मतलब है कि जितनी उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है काम करने की, वो उसी की जिम्मेदारी ले रहा है. क्लियर? अब बाकी काम अगर बिगड़ गया तो उसकी जवाबदारी तो मैनेजर को देनी पड़ेगी. इसीलिए ओवरऑल गोल के अचीवमेंट की जिम्मेदारी, जवाबदारी वो अपने पास रखता है और बाकी अथॉरिटी वो डेलीगेट करता है. और इट इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर. करेक्ट है ये कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजर खुद ही कैरी आउट करेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे हट सकता है वो? आपकी जगह पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेपर देके आना, तो आपकी जगह पे आप किसी और को नहीं भेज सकते. तो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर? एंड
then it requires an accounting of authority delegated. that means बहुत ज़रूरी है आपको ये बताना कि आपने जैसे ये अथॉरिटी डेलीगेट की है ना, वो क्या इस लायक था। तो बहुत ज़रूरी है उसकी अकाउंटिंग लेना, मतलब उसकी जवाबदारी लेना कि मैंने कुछ सोच के इसको दिया है। तो जवाबदारी जो है, जो अकाउंटेबिलिटी है, मैनेजर वो डेलीगेट नहीं कर सकता है, उसकी जवाबदारी मैनेजर के पास ही रहेगी। The ninth question is distinguish between the concepts of product and production in marketing, keeping following as the base. तीन चीजों के बेस पे हमें प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो हमने मार्केटिंग में पढ़े हैं उसे डिफरेंस करना था। फोकस प्रोडक्ट का पूरा फोकस था, उस कॉन्सेप्ट का, वो फिलॉसफी का पूरा फोकस जाता था क्वालिटी पे, और प्रोडक्शन वाले हमेशा क्वांटिटी पे फोकस करते थे। मीन्स था प्रोडक्ट का मेन मीन क्या है कस्टमर तक पहुंचने का, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। लेकिन ये लोगों का मेन मीन्स है कंज्यूमर कस्टमर तक पहुंचने का एक बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना। याद है हमने पढ़ा था जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट दिखेगा लोगों को हर जगह और वो लोग ऑटोमेटिकली खरीदेंगे। ये फिलॉसफी थी प्रोडक्शन की। एंड क्वालिटी वाले ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट में क्वालिटी पे फोकस किया जा रहा है तो उनका एंड रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट विच इज सुपीरियर इन परफॉर्मेंस क्वालिटी एंड फीचर्स। और इनका जो एंड रिजल्ट था वो क्या था, वाइडली अवेलेबल गुड्स। और इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया कि पर प्रोडक्शन हमारा जो कॉस्ट आ रहा था वो कम हो गया, तो प्राइस भी क्या हो गया, अफोर्डेबल। सो देयर एंड इज क्वालिटी वाला प्रोडक्ट और यहाँ पे एंड है अफोर्डेबल प्रोडक्ट। ओके। The 10th question was, despite internal sources of recruitment being economical, give only 3 reasons why companies do not use this method. हमें पता है कि इंटरनली रिक्रूट करना हमारे खर्चों को कम कर सकता है, बट फिर भी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को हर बार यूज करना जरूरी नहीं समझती हैं और फायदेमंद भी नहीं समझती हैं। क्यों हम उस चीज को नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इट इज बिकॉज ऑफ दी लिमिटेशंस। इंटरनली ही अगर आप बार बार रिक्रूट करते रहोगे तो सबसे पहला जो आप नुकसान फेस करोगे वो ये है कि जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो लेथार्जिक लेजी फील करेंगे, काम को इतना सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है एक टाइम के बाद उन्हें भी प्रमोशन मिलेगा। सो एम्प्लॉयज फील लेथार्जिक इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशंस। सेकेंड, कोई कंपटीशन की स्पिरिट ही नहीं है, क्योंकि ना तो फ्रेश ब्लड आया और ना ही एग्जिस्टिंग लोगों के साथ कंपटीशन है, बिकॉज मुझे ये फीलिंग आ जाती है आज तेरा हुआ है तो कल मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा। सो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज मे बी हैम्पर्ड एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, क्योंकि आप उसको इंटरनली रिक्रूट कैसे करोगे, ट्रांसफर और प्रमोशन से, तो जल्दी जल्दी ट्रांसफर करोगे जरूरत के लिए, तो उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी, अफेक्ट होगी। क्लियर? द 11th क्वेश्चन इज, प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड व्हाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, डिस्कस। हम यहाँ पे वो दोनों बातें करेंगे डिस्कशन में कि जहाँ पे ये क्लियर हो जाए कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। विल बी टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। क्यों है? बिकॉज इट इज द पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। तभी तो वो बैकवर्ड मुड़ के देखता है कि आपने क्या किया है, आपकी एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म की हैं। बट वी कैन ऑल्सो से दैट प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि वो कहाँ किस बेस पे काम कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक जो ये कंट्रोलिंग फंक्शन देगा, पास्ट एक्सपीरियंस पे काम कर रहा है। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि वो आपकी द्वारा जो आपने एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं उसका पोस्टमार्टम कर रहा है, क्या किया है, कैसे किया है। बट प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है बिकॉज वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे गाइड होती है। सेकेंड उन्होंने कहा है प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, यस, बिकॉज हम प्लान्स किसके लिए बना रहे हैं, फ्यूचर के लिए। ऑल्सो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग, वाई? बिकॉज कंट्रोलिंग सिर्फ डेविएशंस नहीं बता रहा है, मेजर्स भी सजेस्ट करता है जो हमें अपने वो मेजर्स लेने चाहिए सो दैट वो डेविएशंस फ्यूचर में ना आए। तो इसके डिस्कशन में हम, बिकॉज इट विल कम ऑफ मोर मार्क्स, तो वी हैव टू डिस्कस both the things, forward looking and backward looking. Okay, question number 12,
how do consumer organization and NGOs play a vital role in protection of interest of consumers? मतलब हमें consumer organizations के advantages बताने हैं, importance बतानी है. सबसे पहले हम ये बताएंगे कि consumer organizations होती क्या है. Consumer organizations are membership based NGO created to promote the interest of consumers of goods and services. And how do they protect their interest? By disseminating information about the laws and everything. क्या रोल प्ले करते हैं? They play an important role by creating awareness about consumer rights by organizing training programs and seminars. वो लोग उनको ट्रेनिंग सेमिनार्स और प्रोग्राम्स के थ्रू उनकी अवेयरनेस बढ़ाते हैं. किनकी? कंज्यूमर्स की. They encourage consumers to take action if any unfair activity is done by the seller. उनके लिए वो comparative products की टेस्टिंग भी करते हैं. अगर उन्हें थोड़ा भी डाउट होता है ना प्रोडक्शन में, तो उसकी comparative टेस्टिंग भी करवाते हैं. And they also take initiatives in helping you in filing the complaint against the seller or manufacturer, because it is in the interest of general public. Question number 13. Failing to plan is planning to fail. We need to discuss this statement. इस statement का पहले मतलब समझ लेते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है. इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी प्लान करने में फेल हो जाती है, तो इसका मतलब है उसकी पूरी प्लानिंग की वो आगे चल के फेल होगी. तो इसका मतलब है कि अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो आप फेल हो जाओगे. दैट मीन्स देयर इज सर्टन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. तो यहाँ पे हमें वो इम्पोर्टेंस ही डिस्कस करना है. सबसे पहली इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, दैट इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन. हम पहले से सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, तो एम्प्लॉइज को सबको पता है कि किसी भी एक्शन का व्हाट, व्हेन, हाउ, कैसे होगा वो काम, वो सब. सो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, मेकिंग द एम्प्लॉइज क्लियर अबाउट व्हाट्स, हाउस, व्हेन्स ऑफ एन एक्शन. प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग. सबके काम पहले से डिसाइडेड है ना, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी और कुछ वेस्टफुल काम नहीं होगा. प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, क्योंकि वो आपके मैनेजर्स को फोर्स करते हैं दैट टू थिंक डिफरेंटली, और पहले से एज्यूम कर लो कि ये मार्केट सिचुएशन है, अब क्या कंडीशन होगी. सो इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. एंड प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो कि कंट्रोलिंग का बेस ही है कि वो कंपेयर करता है. तो वो कंपेयर तभी कर पाएगा जब प्लानिंग में आपने प्लान्ड आउटपुट डिसाइड किया हुआ है. सो प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी. तो प्लानिंग सेट्स द स्टैंडर्ड बेस फॉर कंट्रोलिंग. ओके. नंबर 14. मैनेजमेंट इज प्रोफेशन लाइक अकाउंटिंग, मेडिसिन एंड लॉ. It also has a well-defined body of knowledge, yet management does not qualify to be full-fledged profession. Why? See, इसमें इन्होंने ये क्लियर बोला है कि well-defined body of knowledge है, बट उसके होते हुए भी मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों नहीं बोलते? बिकॉज सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ही नहीं है कोई. ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट की वो डिग्री होल्ड की है तो ही मैनेजर बन सकते हो. एक ऑफिशियल कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है. प्रोफेशनल एसोसिएशंस जैसे बाकियों में होती है, बार काउंसिल्स एंड ऑल अदर एसोसिएशंस, यहाँ है ऐसे एमा करके प्रोफेशनल एसोसिएशन है, बट उसका मेंबर होना जरूरी नहीं है. एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन इज देयर, बट मेंबरशिप इज नॉट एसेंशियल. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सीओसी होते हैं मैनेजर्स के कंपनी वाइज, बट ऐसे अगर हम कुछ दूसरे बिहेवियर्स की बात करें जो कि काफी हद तक कोर्ट के जजेस और उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होते हैं टू बी इन दैट प्रोफेशन, ऐसा कुछ मैनेजमेंट के साथ नहीं है. सो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ऑफिशियली ऐसा कुछ अभी कंपनीज अपना चलाती हैं, बट जैसे अगर प्रॉपर जजेस की एक ओवरऑल सबके साथ सेम ही चलता है बिहेवियर को लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैसा मैनेजमेंट के साथ नहीं है. Professional members of any profession are bound to follow a COC. By this we means rules and regulations are framed to guide the behavior of professional, whereas there is no such framed you can say structure for management. इसीलिए management is not considered as
full-fledged profession. Silent salesman and helps in marketing of goods. Explain the above statement and also the other benefits. सी हमने ये पढ़ा था कि पैकेजिंग अट्रैक्टिव होती है ना, तो कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट होके खींच के उसकी तरफ आता है. सो इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव पैकेजिंग अपील्स द अटेंशन ऑफ कस्टमर इंस्टेंटली. इट परफॉर्म्स द रोल ऑफ मैग्नेट. बिल्कुल मैग्नेट की तरह है, प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच में चुंबक की तरह वो उसको अपनी तरफ खींचता है. What are the benefits? उसके अलावा benefits क्या हैं? पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है. इट facilitates product usage, making the transportation easier. If you remember levels of packaging, पैकेजिंग एड्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. दूर से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पैकेजिंग देख के कि कौन सा प्रोडक्ट है. डिफ्रेंसिएशन इजी हो जाती है पैकेजिंग के थ्रू. कलर साइज बदल दो, कुछ डिफरेंट लेके आओ, ताकि कस्टमर की परसेप्शन लेवल पे एक जोर पड़े, वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या होगा इस प्रोडक्ट में. पैकेजिंग ये बेनिफिट देती है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन राइजिंग हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड्स, बिकॉज इट इज बिलीव्ड कि अगर एक पैकेज फूड है तो उसके अंदर एडल्ट्रेशन थोड़ी कम होगी. ओके. Question number 16. What are capital budgeting decision? A very important question and a very important topic too. What are capital budgeting decisions? Why are they considered vital for the success of an organization? And also explain the factors which affect capital budgeting decision. देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम लोग इसलिए भी करेंगे, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, दूसरा हमारा एक परसेप्शन है कि ज्यादा नंबर का है तो भर दो शीट, वो नहीं करना है. लेट्स बी वेरी सिलेक्टिव इन राइटिंग. सबसे पहले कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या है उन्होंने पूछा है, तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. डिसीजंस रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग involves determining the type and amount of assets that a firm requires in the long run. लंबे समय पे क्या आपको assets चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, उन सब का पहले से डिसीजन लेना कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है. ठीक है. अब ऑब्वियसली हम असेट्स की बात कर रहे हैं, खर्चा बहुत होने वाला है, तो इसीलिए इन डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा. ये डिसीजंस बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. क्या इंपॉर्टेंट रोल है? सबसे पहला, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. एक गलत असेट पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, गलत जगह पैसा लगा दिया, सबसे बड़ी बात वो पैसा लंबे समय तक अटका रहेगा और उसी पे डिपेंड करेगा आपका लंबे समय का सर्वाइवल प्लस फ्यूचर की ग्रोथ, आपकी कॉस्टिंग. तो सर्वाइवल प्रॉफिटेबिलिटी आप उस पर डिपेंड करती है, इसीलिए वो डिसीजंस वाइटल हैं, इंपॉर्टेंट हैं. क्लियर. सेकंड, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं. ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स टू ग्रो. ऑब्वियसली एक्सपेंशन के लिए आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, तो डिसीजन बहुत वाइजली लेना है. इरिवर्सिबल है, एक बार पैसा लगा दिया, लंबे समय के लिए गया, इतनी जल्दी वो पैसा वापस नहीं निकाल सकते हो. सो बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर्स ये डिसीजंस लेना हमारे लिए बहुत केयरफुली लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है. दिस इज द इम्पोर्टेंस. सेकेंड में उन्होंने पूछा है क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कैश फ्लो. किसी भी प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहे हो, देखो उस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो क्या है. इन सबको आप ऐसे 3 पॉइंट्स में नहीं लिखोगे, एक एक लाइन एक्सप्लेन करोगे कि कैश फ्लो क्या है, कि उस प्रोजेक्ट से रेगुलर कैश कितना आ रहा है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है. सेकेंड, किसी भी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने से पहले आप ये देखोगे उसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना रिटर्न वो दे रहा है मुझे. कंपेयर करो उस इंटरेस्ट से जो तुमने पे किया है उसके लिए. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट से. एंड देन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. एक, अगर आप प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो असेट लेके आ रहे हो, कुछ भी मशीनरी ला रहे हो, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, तो सिर्फ वो खर्चा नहीं है, उसके साथ बाकी के खर्चे भी होने हैं. तो वो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी कंसिडर करना बिफोर मेकिंग एनी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. तो सबसे पहले इसमें हमने लिखी डेफिनेशंस और फिर हमने दी उसकी इंपॉर्टेंस. सेकेंड पार्ट में हमने उसे बताया फैक्टर्स, जिसको आप ऐसे एक एक लाइन में एक्सप्लेन करोगे. क्लियर.
This is about question number 16. Question number 17. A decision of financial management pertains to distribution of surplus profits earned among shareholders. Name this decision. क्या decision है जिसमें हम profits में से कुछ हिस्सा बांट देते हैं? That is dividend decisions. Second, they are asking what are the major factors affecting the decision. देखो, सबसे पहले जब हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे तो हम पहला फैक्टर लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ अर्निंग. पहले हम इसे थ्योरेटिकली समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर कंपनी, जो भी कंपनी है, वो डिविडेंड किस में से दे रही है? करंट अर्निंग्स में से. तो अगर कोई कंपनी की करंट अर्निंग ज्यादा हुई है तो वो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेगी. क्लियर? ये मैंने इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया. विच इज अ फर्म पेज dividends out of its current and past earnings, a company with higher earnings will be in position to pay a higher amount of dividend. Okay, so higher amount of dividend वो pay कर पाएगा. ये मैंने theoretically दे दिया और एक आई कैचिंग के लिए ये भी बना के दे दिया कि earnings high है तो dividend high जाएगा. Clear? दिस इज द आई कैचिंग पावर जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में ज्यादा अटेंशन ग्रास्प करती है. रिमेंबर, अभी डिस्कस किया पैकेजिंग. कितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग की है आपने अपने आंसर की कि वो अट्रैक्ट होके वो पूरा पढ़ने में इंटरेस्टेड है. क्लियर? अब हम फैक्टर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. अगर कंपनी का फ्यूचर में अभी ग्रो करने का प्लान है, एक्सपेंशन करने का प्लान है, ऑपरेशंस को या किसी भी चीज को, तो अगर उसे एक्सपेंशन करना है तो वो सबसे पहले उठाएगी अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स जो उसने सेव करके रखी है, या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाना चाहेगी अभी से ही, क्योंकि फ्यूचर में मेरा प्लान क्या है? एक्सपेंशन का. तो अगर मैं अपने पास एज अ रिटेन्ड अर्निंग पैसा ज्यादा रख रही हूं तो डिविडेंड कम डिक्लेयर करूंगी ऑब्वियसली. तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कंपनीज एमिंग फॉर हायर ग्रोथ लेवल or expansion in operations retain higher portion of for reinvestment, and that's why they declare low dividend. और यही मैंने आई कैचिंग के तौर पे ऐसे बता दिया कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा हैं तो रिटेन अर्निंग्स अभी ज्यादा करनी पड़ेंगी ताकि फ्यूचर में उसी पैसे से ग्रोथ करने की कोशिश की जाए, तो हम डिविडेंड उस साल कम डिक्लेयर करेंगे. क्लियर? Now the third factor is stock market reaction. See, if I want कि stock market में मेरे लिए जो reaction आए वो एक पॉजिटिव तरीके से जाए, मेरा स्टॉक मार्केट का प्राइस बढ़े, ये मैं चाहती हूँ कि स्टॉक प्राइस बढ़े मेरा. तो होता क्या है, अगर आपने किसी साल डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर किया है तो मार्केट में इट इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिट कि आपने डिविडेंड ज्यादा दिया है. इसका मतलब आपने कमाया ज्यादा है. तो इससे क्या होगा, मार्केट में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, इमेज बढ़ेगी और आपका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा. सो इफ आई वांट स्टॉक मार्केट टू रिएक्ट पॉजिटिवली फॉर मी, मैं इस साल डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करूंगी. सो स्टॉक प्राइस को बढ़ाने के लिए डिविडेंड ज्यादा. देन नेक्स्ट फैक्टर इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट. अगर किसी कंपनी की इमेज बहुत अच्छी है, ये जब भी पैसा उठाते हैं टाइम पे देते हैं, हमको डबल करके देते हैं, दैट मीन्स आप जब भी मार्केट में पैसा उठाने जाओगे किसी भी ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए आपको इजीली मिल जाएगा. तो अगर मार्केट आपके लिए इजीली एक्सेसिबल है, इजीली उतर सकते हो, तो रिटेन अर्निंग ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए. अंडरस्टूड पॉइंट है ये. तो अगर रिटेन अर्निंग्स कम रख रहे हो इसका मतलब डिविडेंड ज्यादा दे रहे हो. तो इफ एक्सेस इज इजी फॉर यू तो रिटेन अर्निंग्स कम, डिविडेंड ज्यादा. वाइसे वर्सा केस है, मार्केट में एक्सेस है ही नहीं इजीली, मेरे लिए डिफिकल्ट है बहुत पैसा उठाना, तो रिटेन अर्निंग से ही करूंगी, तो रिटेन अर्निंग्स बढ़ानी पड़ेंगी, तो डिविडेंड घटाना पड़ेगा. क्लियर? सो दिस इज अबाउट दिस आंसर. लेट अस नाउ डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन. डू कंपनी यूज ऑल द टूल्स एट द सेम टाइम? क्यों कंपनी सारे टूल्स एक साथ यूज कर रही है? ताकि कहीं ना कहीं हर एक का अपना अपना बेनिफिट होता है, तो सबको यूज करके सबके बेनिफिट से हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें. जैसे मैंने एडवर्टाइजिंग की,
कुछ लोगों ने वो एडवर्टाइजिंग नहीं देखी तो मैंने पर्सनल सेलिंग करवाई, प्रोडक्ट उन तक पहुंचाया। कुछ लोगों ने डोर ही नहीं खोला तो फिर मैंने सेल्स प्रमोशन दे दी एडवर्टाइजमेंट के साथ, ताकि वो कैच करके रुक सकें और वो मेरी पूरी एड भी देख सकें या पूरा एड पढ़ सकें। तो कहने का मतलब यह है कि हमने सबको कंबाइन किया ताकि हम अच्छे से श्योर हो जाएं कि अब हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उसे परसुएड भी कर सकते हैं कि वो खरीदे, परचेस करे प्रोडक्ट। सो to gain competitive advantage using the benefits of every tool and combining them enhances the chances of success of promotion in influencing, attracting and persuading the customer. Next was name and explain the most commonly used non-personal tool of promotion, and that is also a paid one, that is advertising. Which tool of promotion will be used to get the corporate image, that is publicity, क्योंकि हमने पे नहीं किया, बस एक फेवरेबल न्यूज गई मार्केट में और प्रोडक्ट की सेल स्टार्ट हो गई। and existing product meant for mass usage by literate people. See, if I am advertising it through print media, तो मुझे पता है literate people ही पढ़ेंगे उसे, तो I'll be considering advertising. To introduce a new product through door-to-door selling, and when we are talking about door-to-door selling, it is personal selling, and a short-term incentive tool is sales promotion. So this is about the test series which I have given to you, the first test series, and now we'll be coming up with other test series, but please मुझे comment section में ज़रूर बताना किसने कितना score किया and how did you find this test paper. Thank you so much. Stay tuned for the second test series.